तो होपफुली पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ दिस टॉपिक यूनिवर्स एंड द इवोल्यूशन ऑफ वर्ड आपको बहुत ही बेहतरीन वे में क्लियर होंगे विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है, अगर नहीं मालूम तो पॉज करके आराम से पढ़ लेना। जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए। इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। या फिर आपके भाई बंधु सखा मित्र कोई भी दिक्कत क्वेरी परेशानी अगर फेस कर रहे हैं लाइफ में, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हुआ चाहे पर्सनल लाइफ से, तो इन दैट केस यू कैन कनेक्ट विथ मी। हम बात कर सकते हैं उस वाले सारे टॉपिक्स पे। आगे बढ़ते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, आपको मालूम ही है तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट लास्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि अगर बाकी सब्जेक्ट के PYQ को ऐसे ही डिटेल में आपने एनालाइज नहीं किया है तो आई हाईली रिकमेंड यू टू विजिट प्लेलिस्ट। एक बार इस चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार विजिट कर लीजिए, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू विंटर सॉलिस्टिस इज करेक्ट। याद कीजिए, जब भी सॉलिस्टिस की बात आए तुरंत आपको ये इमेज आपके दिमाग में चलना चाहिए। क्या कि बीच में सन है, इधर चारों तरफ क्या है, यहाँ पे है अर्थ, यहाँ पे भी ऑब्वियस है अर्थ होगा, घूम रहा चारों तरफ है ना, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। अब ध्यान से समझो, इनका नाम दे देते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है ना। अब पॉइंट ए पे क्या है, 21 ऑफ जून। 21 ऑफ जून में जो हमारा सन है ना, एकदम डायरेक्टली हेड होता है, एकदम टॉप पे होता है किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। मतलब पूरा जो नॉर्थ स्फीयर है ना, नॉर्दर्न स्फीयर, उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। और यहाँ पर 21 ऑफ जून, सी पॉइंट पे देखो, 21 ऑफ दिसंबर, 21 ऑफ दिसंबर को यहाँ पे क्या होता है, साउदर्न स्फीयर जो है उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। अब ध्यान से समझो, बाकी ऊपर क्या है, ऊपर है सितंबर 21 और नीचे है मार्च 21, है ना। ओके, अब ये हमसे पूछ रहा है कि विंटर सॉलिस्टिस। विंटर सॉलिस्टिस का मतलब ये हुआ कि जब सन की रेज जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टली पड़ती है, मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में लाइट पूरा पड़ता है बट नॉर्दर्न में नहीं पड़ता। तो वहां पे क्या होगा, अगर नॉर्दर्न में नहीं पड़ता तो ऊपर वाला रीजन देखो क्या है, ऊपर है नॉर्थ पोल। वो एक्सपीरियंस क्या करेगा, 24 आवर ऑफ डार्कनेस। क्यों, अरे भाई ऐसे समझो ना कि अर्थ जो है टिल्टेड है, टिल्टेड है तो इस वजह से यहाँ पे अगर सन है तो इसका पूरा का पूरा डायरेक्टली लाइट किधर पड़ेगा, इसका डायरेक्टली ओवरहेड होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, और साउथ पोल पे लाइट दिखेगी, लेकिन नॉर्थ पोल जो है पूरा का पूरा अंधेरे में रहेगा। दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बोलो एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ क्या, क्योंकि देखो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत जरूरी है। तो होपफुली आपको मैंने बहुत अच्छे समझाया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है एल्टीट्यूड के साथ। बाकी ये चार ऑप्शन। अब एक काम करता हूं मैं, इस यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करता है। देखो ये अर्थ का सरफेस हो गया, क्या हो गया, अर्थ सरफेस। उससे ऊपर क्या है, उसके ऊपर है कुछ किलोमीटर तक ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेजोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, फिर है हमारा एक्सोस्फीयर। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या आपको सारा कुछ। अब ध्यान से समझना, अल्टरनेट पे टेम्परेचर चेंज होता रहता है। पहले वाले में आपका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे डिक्रीज करेगा। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फिर मेसोस्फीयर में फिर से डिक्रीज करेगा, थर्मोस्फीयर में फिर से इंक्रीज करेगा, और एक्सोस्फीयर में फिर से डिक्रीज करेगा। बताओ यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट। अब ऑप्शन पे आ जाओ। बोला इन स्ट्रेटोस्फीयर टेम्परेचर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड। स्ट्रेटोस्फीयर दूसरा वाला है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है एल्टीट्यूड, मतलब कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा, मेजोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज विथ एल्टीट्यूड, तो मेजोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, बिल्कुल दूसरा भी सही है। तीसरा, द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिकॉर्डेड इन द अपर पार्ट ऑफ द मेजोस्फीयर। तो मेजोस्फीयर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा। तो एकदम टॉप पे क्या होगा मेजोस्फीयर के, ऑब्वियसली टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम होगा। तो लोवेस्ट टेम्परेचर जो होता है वो मेजोस्फीयर के एकदम टॉप लेयर पे होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। चौथा, ट्रोपोपॉज एक आइसोथर्मल जोन है, जो कि बिल्कुल सही है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है। तो पहला दूसरा तीसरा चारों के चारों एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखो पहला भी करेक्ट, दूसरा भी करेक्ट, तीसरा भी करेक्ट और चौथा भी करेक्ट। होपफुली आपको मैंने बहुत ही डिटेल में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दिया होगा, सच दैट कि आगे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप कर ले पाओगे, है ना। चलो चौथे को एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रोपोपॉज एक बाउंड्री है बिटवीन द ट्रोपोस्फियर, लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फियर। मैंने समझा ही दिया आपको। In this region, the temperature remain relatively constant with increasing altitude, resulting in an isothermal zone. उसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल जोन बोलते हैं। आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। बोलो एकदम क्लियर, गुड। बाकी लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर मैंने बता दिया, स्टार्ट होता है ट्रोपोस्फियर से, जो कि लोवेस्ट लेयर है जहां पे वेदर फिनोमिना होता है। टेम्परेचर जनरली डिक्रीज करता है इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड के साथ, है ना।
अच्छा, इसका कितने किलोमीटर तक है, क्या क्या, वो सारा कुछ अभी आगे एक और क्वेश्चन आएगा, मतलब बहुत सारे आएंगे, उसमें बताऊंगा मैं डिटेल में। वो सारी चीजें जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मस्ट है वो तो मैं बताऊंगा ही यहाँ पे। बाकी जो एडिशनल डिटेल है इसके साथ साथ आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी बताऊंगा, तो इसलिए आप बाकियों के बारे में देखो। थर्मोस्फीयर क्या है? एक हाई टेम्परेचर का लेयर है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। लेकिन यहाँ पे फील कोल्ड टू ह्यूमन ड्यू टू लो डेंसिटी, डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए इंसान क्या फील करता है, कोल्ड फील करता है, लेकिन टेम्परेचर इसका बहुत हाई होता है ड्यू टू यूवी रेज एब्जॉर्प्शन। ठीक है। एक्सोस्फीयर की बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर दैट ग्रेजुअली ट्रांजिशंस इनटू स्पेस कंसिस्टिंग ऑफ अ वेरी थिन एटमॉस्फेयर और लोकेशन वेयर सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ। ये क्या है लोकेशन? जहाँ पे सैटेलाइट ऑर्बिट करते हैं अर्थ का, और ग्रेजुअली थिन होता है, मतलब धीरे धीरे थिन होता चला जाता है और धीरे धीरे वो स्पेस में एंटर कर जाता है, ट्रांजिट कर जाता है। एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, which one of the following statement is not correct? Position of sun, earth and moon in a straight line of 180 degree angle is known as सिजगी। क्या बोलते हैं इसको? सिजगी, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है सिजगी फिनोमिना को, जिसमें क्या होता है कि सन, अर्थ और मून तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या? सिजगी। होपफुली आपको एकदम अच्छे से किया। 180 डिग्री, ये देखो 180 डिग्री बना रहा ना, ये पूरा 180 डिग्री, पहला सही है। दूसरा, सिजगी कंजंक्शन कॉजेज सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, बिल्कुल ठीक बात है। और इसकी वजह से चंद्र ग्रहण भी होता है, कभी सन बीच में कभी मून बीच में, तो इस वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। होपफुली आपको पहले वाले लेसन में अच्छे से समझाया है तो याद होगा अभी तक। सिजगी कंजंक्शन अगर, अच्छा तो गलत पूछा था तो पहला दूसरा तीसरा सही हो गया, तो अब से चौथा ही गलत होगा, लेकिन क्यों गलत है वो भी जानेंगे हम। सिजगी कंजंक्शन अकर एट द टाइम ऑफ पेरीहेलियन। अब पेरीहेलियन क्या है? देखो पी से, ध्यान रखो, पी से पास, मतलब जब सन और अर्थ पास पास होंगे तो उसको पेरीहेलियन बोलेंगे, लेकिन अगर दूर होंगे तो अपेरीहेलियन। बोलो एकदम क्लियर, गुड। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन, गलत ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि नहीं, जरूरी नहीं है कि पेरीहिलियन में ही सिजगी हो, वो अपेरीहिलियन और बाकी कंडीशन में भी हो सकता है। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर। देखो, सिजगी कंजंक्शन कैन अकर एट एनी टाइम, नॉट जस्ट एट द टाइम ऑफ पेरीहिलियन। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सिजगी रिफर टू द अलाइनमेंट ऑफ द थ्री सेलेस्टियल बॉडी, जैसे कि सन, अर्थ और मून, कहाँ? एक स्ट्रेट लाइन में, कि 180 डिग्री बनाए। ड्यूरिंग अ सिजगी कंजंक्शन, अगर मून इन द पोजीशन डायरेक्टली बिटवीन द अर्थ और सन, यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे सन, और मून कहाँ पे आ गया? बीच में, तो क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण, सॉरी सूर्य ग्रहण लगेगा, क्योंकि सूर्य पे चंद्रमा का ग्रहण देख रहे हो ना, तो ये क्या हुआ? सूर्य ग्रहण, मतलब सोलर इक्लिप्स। और वहीं पे, सॉरी, बिल्कुल सही है, सूर्य ग्रहण मतलब सोलर इक्लिप्स, वहीं पे लूनर इक्लिप्स का मतलब चंद्र ग्रहण। होपफुली ये बेसिक चीजें आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओके, चार स्टेटमेंट करेक्ट हमें बताना है। पहला, द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन एट द पेरीहेलियन, पेरीहेलियन का मतलब पास, विच जनरली अकर एट द 3rd ऑफ जनवरी। ठीक है, पेरीहेलियन आपको पता ही था। अब ये भी ध्यान रख लो कि 3rd ऑफ जनवरी को ऐसा होता है कि अर्थ जो है नियरेस्ट होता है सन के, तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा, द अर्थ इज फारदेस्ट अवे, मतलब सबसे ज्यादा दूर होता है सन से, कब? पेरीहेलियन पे। अभी मैंने बताया पेरी का मतलब, पी का मतलब पास, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि पहले ही हमारा करेक्ट हो गया, तो दूसरा गलत, दूसरा गलत, तो दो ऑप्शन गए बचे, ए और सी। तीसरा भी देखते हैं, अर्थ इज फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन एट अपेलिहियन, बिल्कुल सही है। विच जनरली अकर ऑन द 4th ऑफ जुलाई, एकदम सही है फैक्चुअली। ये डेट आप ध्यान में रखना, 4th ऑफ जुलाई को सबसे दूर होता है अर्थ सन से, है ना, और उस फिनोमिना को अपेलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेलियन, ध्यान रहेगा। तो पहला और तीसरा करेक्ट हो गया, तो चौथा ऑब्वियस गलत होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा ऑप्शन कोई है नहीं 1 3 4 हो, तो चौथा क्यों गलत है देख लेते हैं। अर्थ इज द नियरेस्ट टू द सन एट द अपेलियन विच जनरली अकर ऑन द 3rd ऑफ जनवरी, नहीं, 3rd ऑफ जनवरी को पेरीहिलियन होता है, जब सन जो है, अर्थ जो है सन के बहुत ही पास होती है। बोले एकदम क्लियर सारा कुछ, बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बारे में करेक्ट है ना? चार स्टेटमेंट। पहला, एटमॉस्फेयर हैज डेफिनेट अपर लिमिट बट ग्रेजुअली थिन अंटिल इट बिकम इम्परसेप्टिबल। देखो, ग्रेजुअली थिन्स तो होता है, हमने देखा अभी पिछले क्वेश्चन में, लेकिन ये डेफिनेट अपर लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ तक क्या है ट्रोपोस्फियर, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, नहीं, बीच में जो फेज आता है वो होता है ट्रांजिशन फेज। और सेम मैनर में जो एक्सोस्फियर है वो धीरे 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 थिन होता है, कोई डेफिनेट उसका लिमिट नहीं है कि यहाँ पे खत्म हो गया एक्सोस्फियर, नहीं, वो धीरे 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 थिन होते होते क्या हो जाता है? स्पेस में मर्ज हो जाता है। बोलो हाँ ना? तो इसलिए कोई डेफिनेट अपर लिमिट नहीं है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो डेफिनेट जहां पे भी है कट करो, है ना? अच्छा, यहाँ पे नो डेफिनेट बोल रहा तो बिल्कुल सही होगा।
पूरा पढ़ते हैं, लेकिन द एटमॉस्फेयर हैज नो डेफिनेट अपर लिमिट बट ग्रेजुअली थिन अंटिल इट बिकम इम्परसेप्टिबल। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, द एटमॉस्फेयर हैज नो डेफिनेट अपर लिमिट बट ग्रेजुअली थिकन्स, थिकन नहीं थिन्स, तो ये गलत, थिकन्स ये भी गलत। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि पहला, तीसरा और चौथा गलत क्यों है और दूसरा सही क्यों है, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तो देखो, अर्थ का एटमॉस्फेयर डज नॉट हैव अ डेफिनेट बाउंड्री, जहां पे वो एब्रप्टली एंड करता है। उसके अलावा इट ग्रेजुअली थिन एट एज एल्टीट्यूड, मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे वो धीरे धीरे थिन होता जाता है और एक टाइम आता है कि वो मर्ज कर जाता है वैक्यूम ऑफ स्पेस के साथ, ध्यान रहेगा। और ये ट्रांजिशन जो है नॉट क्लियरली परसेप्टेबल, इसलिए ऊपर हमने पढ़ा इन परसेप्टेबल है, मतलब नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता डायरेक्टली। एज द डेंसिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड एंड इवेंचुअली बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द सराउंडिंग स्पेस, ध्यान रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये भी आ गया है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाला क्वेश्चन। बोला कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इलाहाबाद, एक्चुअल देखा जाए तो मिर्जापुर है, कहाँ पे है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। ओके, सो 6 AM ऑफ संडे लोकल टाइम, व्हाट वुड बी द लोकल टाइम ऑफ द फ्लोरिडा लोकेटेड एट द 82 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अब ध्यान से समझो, ये है हमारा अर्थ, है ना। अभी सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे, बस अच्छे से सुनते जाओ। ये है हमारा प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन जो लंदन से पास हो रहा है ना। अब ये हो गया इक्वेटर। अब ध्यान से समझो, हमारा प्यारा भारत यहाँ पे है, ठीक है, तो भारत बी कर देते हैं। अब ये क्या है, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा कहाँ पे, यूएसए में है, वेस्ट साइड में, तो यहाँ पे एफ कर देते हैं, ये हो गया फ्लोरिडा। अब ध्यान से समझो, जो हमारा प्यारा भारत है वहां पे जो मिर्जापुर है, यहाँ पे इलाहाबाद दिया है, मिर्जापुर लेकर चलो, 82 डिग्री 30 मिनट है ना। तो यहाँ से हमें कहाँ पे जाना, और यहाँ पे कितना बज रहा, यहाँ पे बज रहा 6 AM। अब यहाँ से हमें फ्लोरिडा जाना है जो कि कितने पे है, 82 डिग्री वेस्ट है। अब 82 डिग्री ईस्ट था, ये 82 डिग्री वेस्ट है। तो अगर हम इंडिया से फ्लोरिडा जाएंगे तो किधर जा रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, बोलो हाँ ना। तो अगर ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे, पिछले वाले लेक्चर में आई थिंक पहले या दूसरे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था ऐसे एक क्वेश्चन, कि जब हम ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, 1 डिग्री पे कितने का चेंज आता है, 4 मिनट का। तो यहाँ पे देखो कितने डिग्री का चेंज हो रहा, 82 डिग्री ईस्ट से लेकर 82 डिग्री वेस्ट जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ, इन दोनों को प्लस करेंगे। अरे भाई प्लस क्यों किया, आपको मालूम चला क्या, नहीं मालूम चला कोई बात नहीं, फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। ये देखो ध्यान से, पहले 82 डिग्री ईस्ट से कहाँ पे आएगा, जीरो मेरिडियन पे आएगा। ये जो है प्राइम मेरिडियन है, बीच वाला, बोलो हाँ ना। अगर ये जीरो मेरिडियन पे आएगा, इसका मतलब ये हुआ, फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे तो 82 डिग्री वेस्ट तक चलना पड़ेगा। तो टोटल आप कितना चला, तो 82 डिग्री ईस्ट से लेकर जीरो पे आए तो 82 डिग्री ईस्ट प्लस 82 डिग्री वेस्ट चला तो 82 प्लस करना पड़ेगा। तो दोनों को प्लस किया तो ये आ जाएगा 2 2 4 8 2 16, 164 डिग्री और 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब 2 मिनट, सॉरी 30 सेकेंड का मतलब हो जाएगा 2 मिनट। ऐसा क्यों, ध्यान समझो, फिर से कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। पहले तो ये आपको क्लियर हो गया ना कि 164 डिग्री, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट में आ जाएगा 4 चौ 16 24 25 4 1 2 6 प्लस। अब 30 मिनट जो था, क्या 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब आधा डिग्री, आधा डिग्री का मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट, तो आधा डिग्री में कितना आ जाएगा, 2 मिनट, है ना। तो 2 मिनट ऐड कर दो, तो ये 658 हो गया। अब इसको आर में कन्वर्ट करो, कैसे, 60 से डिवाइड करके, 60 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा लगभग, ये कैलकुलेशन किया ही होगा तो यहीं पे देख लेते हैं, या तो इतना तो आप कर ही सकते हो। देखो ये हो गया 656 मिनट, जो कि कन्वर्ट किया आर में तो आपके पास आया 10.93 आर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करोगे 6 AM में, तो 6 AM में अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 AM माइनस 10.93 आर, जो कि आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 7:02 PM, मतलब इवनिंग का टाइम, है ना। कब, सैटरडे को, क्योंकि ये संडे का टाइम। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, बोलो हाँ ना। तो ये रहा क्वेश्चन का एकदम डिटेल एनालिसिस, सच दैट कि आपके एक एक अच्छे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक। चलो, अच्छा एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ आप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लेंदी हो गया। एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए एवरीबॉडी, ठीक है। भले ही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन 100% कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखेंगे। देखो ध्यान से, ये है इक्वेटर, है ना, और ये है प्राइम मेरिडियन। अब ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ओरिजिन लेकर चलते हैं। क्या हो गया है, ओरिजिन। याद कीजिए क्लास 9th और 10th आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिस पे ओरिजिन होता है, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। अब हमारा प्यारा भारत इंडिया यहाँ पे है, मान लो उसको मार्क करते हैं बी से, है ना। और फ्लोरिडा कहाँ पे, यूएसए यहाँ पे है ना। ये वेस्ट में है, ईस्ट में है। ईस्ट का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, 82 डिग्री
और 30 मिनट, है ना। और यहाँ पे फ्लोरिडा का क्या गिवन है, 82 डिग्री वेस्ट, और ये क्या है, ईस्ट है। तो अगर हम यहाँ से बी से एफ तक जाए, कहाँ से कहाँ तक, बी से एफ तक जाए, तो टोटल हमें कितना मूव करना पड़ा। कहोगे सर 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेकर 82 डिग्री वेस्ट तक गए, तो दोनों को प्लस कर दो, जो कि आ जाएगा 164 डिग्री 30 सेकेंड 30 मिनट। अब हमें ये पता है कि फॉर एवरी डिग्री द टाइम चेंज 4 मिनट, कितने का टाइम डिफरेंस आता है, 4 मिनट का। तो इतने डिग्री का क्या होगा, इंटू 4 करना पड़ेगा। अच्छा, 30 मिनट का मतलब क्या होगा कि हाफ डिग्री। अब बताओ, अगर 1 डिग्री 4 मिनट है तो हाफ डिग्री 2 मिनट होगा क्या, बोलो हाँ है ना। तो ये 2 मिनट यहाँ से आ गया, और 164 इंटू 4 किया तो 656 यहाँ आ गया, दोनों को प्लस किया 658 हो गया। ये मिनट में आया, इसको आर में कन्वर्ट किया तो 10.93 आया। इसको हमने 6 AM से माइनस किया तो हमारा 7:02 आ गया पिछले दिन, मतलब सैटरडे को, और ये PM है। बोलो एकदम क्लियर। तो इस तरीके से आंसर आया, होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आंसर देखो, तो 7:02 AM सैटरडे नहीं होगा, PM होगा। तो PM है क्या कहीं पे, हाँ, लेकिन संडे है नहीं। तो अप्रोक्सीमेटली टाइम देखेंगे हम, तो 6:58 PM ऑफ सैटरडे, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या करोगे, ए को करेक्ट मार्क करोगे। बोलो एकदम क्लियर, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इस तरीके से देखो, टाइम भले ही थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको बेहतरीन होता है ना, तो आप उस क्वेश्चन को नहीं, उसके साथ साथ जितने भी उस टॉपिक पे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसको आप कर पाते हो। दैट्स वाई थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाया करे, लेकिन आप एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाया करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइड रियल डेज, याद कीजिए मैंने समझाया था आपको, मून का कितना होता है साइड रियल डेज, 27.32, है ना। और एक और डेज होता था, आएगा आगे बताऊंगा, ये शॉर्टर देन सोलर डेज। बिल्कुल, अर्थ की बात किया जाए तो साइड रियल डे होता है 23 आवर्स 56 मिनट, है ना, 4 सेकेंड। वहीं पे अगर हम बात करें सोलर डे का, तो वो होता है 24 घंटे का, है ना, 24 आवर का। अब बताओ कि ये क्या है, कि साइड रियल डे शॉर्टर है कि नहीं है सोलर डे से, बोलोगे बिल्कुल सर, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। भाई ये दोनों में क्या डिफरेंस है बताता हूँ, डोंट वरी। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है द मोशन ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज टर्म्ड, उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं, बिल्कुल, और अपने एक्सिस पे जो करता है उसको रोटेशन बोलते हैं। अब बस, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको एकदम क्लियर दिखा, ये सही है, लेकिन क्या एक दूसरे से रिलेटेड है क्या, बोलोगे बिल्कुल नहीं, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, बट दे स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ठीक, अब ध्यान से समझो, साइड रियल डे जो है वो टाइम होता है फॉर अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस रिलेटिव टू द स्टार। अपने एक्सिस पे एक रोटेशन को कंप्लीट करना, किसके रिलेटिव, स्टार के रिलेटिव में, जो कि लगभग 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड होता है। वहीं पे सोलर डे की बात किया जाए तो टाइम होता है अर्थ के लिए कि वो जब एक अपना फुल रोटेशन कंप्लीट करता है रिलेटिव टू सन, जो कि लगभग 24 घंटा होता है। ठीक है, दूसरा करेक्ट है, मैंने बता ही दिया। इसलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दी अर्थ विदाउट रोटेशन, है ना, अर्थ मान लो रोटेट ही नहीं कर रहा, तो वो रिजल्ट इन, अगर अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ना तो सनराइज होगा ना तो सनसेट होगा, है कि नहीं। तो पहला तो सही है। दूसरा, नो अकरेंस ऑफ द डे और नाइट साइकिल, ये भी बिल्कुल सही है। अगला बोला ओनली वन सीजन, देखो सीजन जो है वो उसके रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो उसके रिवोल्यूशन पे डिपेंड करता है। कैसे समझो ध्यान से, इसका जो टिल्ट है ना, अर्थ जो टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे, इसकी वजह से जो सन से इंसुलेशन मिल रहा, लाइट आ रहा, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग इंटेंसिटी के साथ पड़ता है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, जिसकी वजह से सीजन होता है। बोलो हाँ ना, विंटर, विंटर हो गया, समर हो गया, ऑटम हो गया, स्प्रिंग हो गया, ये सारे के सारे क्या फिनोमिना है, रिजोल्यूशन, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ का, और अपनी एक्सिस पे वो टिल्टेड है, इस वजह से ये सारा कुछ होता है। तो इसका रोटेशन से तो कुछ लेना देना नहीं, इसलिए रोटेशन जो है इसको इम्पेक्ट नहीं करेगा, बाकी पहला और दूसरा बिल्कुल होगा। तो आंसर हो जाएगा 1 and 2, तीसरा नहीं होगा। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। देखो, दूसरा, पहला सही है, दूसरा सही है, कॉमन सेंस वाली चीज है, आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा क्यों नहीं होगा, मैंने बताया कि एक्सियल टिल्ट जो है और वो ऑर्बिट करता है अराउंड द सन, वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अकरेंस ऑफ डिफरेंट सीजन। ठीक है, याद कीजिए वो वाला इमेज, क्या बोला था, सन बीच में है, चारों तरफ ABCD, है कि नहीं। तो टिल्टेड है और रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, ये मेन कॉज है किसका, डिफरेंट डिफरेंट सीजन होने का। बोलो एकदम क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब फिर से आ गया, देखो वही सेम चीज जितनी बार, है ना, हम करेंगे उतनी बार रिकॉल कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। ध्यान से समझो, अब यहाँ पे हो गया सन, यहाँ पे हो गया अर्थ, A B C,
और डी। याद कीजिए डेट क्या मैंने समझाया था आपको, क्या समझाया था कि जो इधर वाला है राइट साइड वाला और 21 जून है, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला क्या हो जाएगा फिर 21 मार्च हो जाएगा, सॉरी दिसंबर हो जाएगा। ऊपर वाला 21 सितंबर हो जाएगा और नीचे वाला 21 मार्च हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, ऑटम कब पड़ता है, ऑब्वियस है सितंबर के टाइम पे, तो बी हो जाएगा ऑटम का, है ना। तो ऑटोमनल इक्विनॉक्स क्या होगा 21 सितंबर। अच्छा 21 2 3 है ना, ऐसे वेरी करता है। तो एग्जैक्ट अगर मैंने 21 लिखा तो ये मैं सोचना कि नहीं नहीं, मतलब नियर अबाउट उसके, ओके। अब तो फिर वर्नल इक्विनॉक्स कब हो जाएगा 21 मार्च। तो सी का क्या हो गया चौथा, डी का क्या हुआ तीसरा। बाकी विंटर सॉलिस्टिस आपको पता ही है दूसरा कि 22 दिसंबर को होता है। समर सॉलिस्टिस होता है 21 मार्च को। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 आंसर हो गया बी। एकदम क्लियर, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, वेरी गुड। सबके बारे में डिटेल है, हमें मालूम ही है, डायग्राम से इतना अच्छे से क्लियर कर लिया, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट आर करेक्ट। क्या डे और नाइट का ड्यूरेशन के बारे में कौन सा करेक्ट है। डिफरेंस इज लिस्ट नियर द इक्वेटर, बिल्कुल सही बात है। एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीज अवे फ्रॉम इट, एकदम सही। ऐसा क्यों, क्योंकि समझो अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है। अब जो इक्वेटर है उस पे मोर और लेस लगभग सेम इंसुलेशन मिलता है, लेकिन जैसे जैसे हम लेटीट्यूड पे आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाते हैं या साउथ की तरफ, पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जो डे और नाइट है उसमें डिफरेंस ज्यादा होने लगता है, ओके। याद कीजिए फिर नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होने लगता है, वो इसी वजह से। और इक्वेटर पे मोस्टली मोर और लेस सेम ही होता है डे और नाइट का ड्यूरेशन। तो पहला बिल्कुल सही बोल रहा। अच्छा हमसे करेक्ट ही पूछा था, हो गया हमारा आंसर, लेकिन बाकी भी पढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिव के लिए। बोला दूसरा, डिफरेंस इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, बिल्कुल गलत। डिफरेंस इज लिस्ट एट द ट्रॉपिक्स एंड नहीं नहीं, कहाँ पे होता है लिस्ट, इक्वेटर पे। डिफरेंस इज मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक्स ना। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये देख लो, ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट इज डिटरमिन्ड बाय द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस और उसका रोटेशन अराउंड द सन। इक्वेटर टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड सच एज टुवर्ड द पोल, द डिफरेंसेस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करता है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रेफरेंस टू नॉर्मल लैप्स रेट। अब नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब क्या होता है, समझो ध्यान से। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस, ये हो गया हमारा अर्थ का सरफेस, जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, ऊपर का मतलब एल्टीट्यूड है ना, लेटीट्यूड एल्टीट्यूड, ये होपफुली आपको समझ आने लगे होंगे टर्मिनोलॉजी। तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड मतलब हाइट पे हम जाते हैं ना, तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। हाइट अगर बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा। अच्छा स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ा था तो मेरे को भी लगा था कि अरे अगर हम हाइट पे जाएंगे, जैसे पहाड़ वहाड़ पे जाएंगे, तो वहां पे तो सन के ज्यादा पास आ गए। अब जब सन के ज्यादा पास आ गए तो हमें ज्यादा गर्मी लगनी चाहिए ना। तो ये जो है लॉजिक था, लेकिन एक्चुअल में जो टेम्परेचर हमें फील होता है ना, वो सन के रेज की वजह से नहीं होता। वो एक्चुअल में क्या होता है, समझो ध्यान से। ये हमारा अर्थ है ना, जिसको इंसुलेशन मिला किससे, ऑब्वियस है सन से, ठीक है। अब सन से जब इंसुलेशन मिला तो अब अर्थ जो है एक रेडिएटिंग बॉडी हो जाती है। अर्थ जो है एक रेडिएटिंग बॉडी हो जाती है जो हीट इमिट करती है। अब कि जितना ज्यादा इससे दूर रहोगे उतना कम टेम्परेचर आपको लगेगा, बोलो हाँ ना, जितना पास रहोगे उतना ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। अरे भाई कोई एक ऑब्जेक्ट है जो गर्म है, जो हॉट है, तो उसके ज्यादा पास रहोगे तो ज्यादा गर्मी फील होगी ना, मतलब ज्यादा टेम्परेचर होगा। और ज्यादा दूर रहोगे तो कम होगा। सेम होता है पर्वत पहाड़ पे। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे अर्थ के सरफेस से दूर जाते हैं, मतलब सरफेस पे ही रहते हैं, लेकिन समझ रहे हो ना कि, और जो नॉर्मल सरफेस का डिस्टेंस होता है उससे ऊपर जाते हैं, तो इसलिए टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। एकदम क्लियर हुआ क्या। तो नॉर्मल लैप्स रेट यही होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर घटेगा। तो आप ऑप्शन देख लो, टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट द ग्राउंड लेवल एंड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, बिल्कुल सही बात है। बाकी गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि करेक्ट ही हमसे पूछा था, आंसर आ गया। टेम्परेचर इज लोएस्ट एट द ग्राउंड लेवल, नहीं। टेम्परेचर रिमेन स्टेबल विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, बिल्कुल नहीं। पहाड़ों पे कभी जाओ ठंड नहीं लगती आपको, बहुत लगती है ना, इसलिए लगती है। क्यों, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर घटता है विथ एल्टीट्यूड। नेक्स्ट, टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, ऐसा कुछ भी नहीं, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। अच्छा इसका जस्ट रिवर्स होता है, जिसको रिवर्स नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, ठीक है। वहां पे उल्टा फिनोमिना होता है, डोंट वरी, आगे आएगा तो बताऊंगा क्यों होता है। देखो, नॉर्मल लैप्स रेट इज द रेट एट विच टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इन द ट्रोपोस्फियर। कहाँ, ट्रोपोस्फियर में। और बाकी मेसोस्फियर थर्मोस्फियर में क्या होता है, होपफुली आपको पता होगा, क्यों मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। तो कितना घटता है ये भी ध्यान रखो, 6.5 डिग्री पर किलोमीटर। कितना,
1 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर माउंट एवरेस्ट 8 किलोमीटर है तो 8 × 6.5 कर दो, कितना आ जाएगा? 8×48, 40, 52, 52 डिग्री सेल्सियस है ना, टेम्परेचर कम हो जाता है। समझ जाएगा। नॉर्मल कितना होता है रूम टेम्परेचर? अरे बोलो हाँ ना, 30 डिग्री होता है क्या? इतना घटा दो तो -22 डिग्री है ना, लगभग, मोर और लेस, है ना, इतना टेम्परेचर देखने को मिलता है एट द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। दिस मीन्स दैट फॉर एवरी किलोमीटर यू गो अप इन दी एल्टीट्यूड टेम्परेचर विल डिक्रीज बाय इतना डिग्री सेल्सियस। बोलो एकदम क्लियर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। Which one of the following geological time period is associated with the first appearance of the marsupials? मार्सुपियल्स क्या है दिखाई देता हूँ आपको, है ना। मार्सुपियल एक बहुत ही बेहतरीन क्रिएचर है। क्यों? देखो ध्यान से। मार्सुपियल्स, ओके, मार्सुपियल्स क्या है? डाइवर्स ग्रुप ऑफ मेमल्स है जो बिलोंग करता है एक स्पेसिफिक क्लास को। कहाँ पे मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में, वलासिया और अमेरिका में। दे आर कैरेक्टराइज बाई देयर यूनिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। जहाँ पे वो यंग को बोर्न तो करते हैं, है ना, मतलब बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वो अंडर डेवलप्ड होते हैं, इसलिए नर्चर्ड इन अ पाउच ऑन दी मदर्स एब्डोमेन। समझ रहे हो क्या? ये फिनोमिना ये दिखाते हैं। देखो इनका इमेज ध्यान से, दिख रहा? ओके, ये देखो। ओके, आपको अच्छे से दिख ही रहा होगा, जूम कर देता हूँ। दिख रहा ना? तो क्या करते हैं, यंग वन को जन्म तो देते हैं लेकिन वो अंडर डेवलप्ड रहते हैं। दैट्स वाई एक पाउच जैसा ऐसा बना होता है, वहां पे फिर धीरे धीरे वो डेवलप करते हैं। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसके बारे में, मार्सुपियल्स के बारे में। ठीक है, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब ऐसे छोटी छोटी चीजें आप क्या किया करो कि गूगल करके देख लिया करो। लोकेशन हुआ, कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म हुआ, इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में, बुद्धि में वो चीजें बहुत ज़्यादा टाइम तक रहेगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो माइंड है, ह्यूमन माइंड है, वो इमेज को बहुत ही अच्छे से परसीव करता है। इमेज हुआ, मूवी हुआ, समझ रहे हो क्या? तो इसलिए जितना ज़्यादा आप इन सब की हेल्प लोगे, क्या, इमेज का, मूवी का, एनिमेशन का, उतना बढ़िया आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगी। तो इसका करेक्ट जवाब है लो क्रेटेशियस। अवे लो क्रेटेशियस, अपर क्रेटेशियस क्या है, ये सारा कुछ समझ लो। तो फर्स्ट नॉन मार्सुपियल फॉसिल डेट बैक टू द लोअर क्रेटेशियस पीरियड, जो कि है लगभग 125 मिलियन ईयर एगो। कितना? 125। अब एक पूरा पूरा डेट मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, इसका स्पेस जगह देख लेना। इवेंचुअली स्प्रेड टू ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका, जहां पे दे डाइवर्सिफाई इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ स्पीसीज। अच्छा, मार्सुपियल पे ही बेस्ड 2023 या 24 में क्वेश्चन आया था यूपीएससी सीएससी में कि दे आर नॉट नेटिव, दे आर नेटिव ऑफ इंडिया। तो बताओ, दे आर नेटिव ऑफ इंडिया क्या मार्सुपियल? बिल्कुल नहीं ना। तो ये रहा पूरा पूरा टाइमलाइन, आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान होना चाहिए। देखो, ये है मिलियन ईयर एगो, ये पूरा पूरा डेट है मिलियन ईयर एगो, है ना। और इधर क्या है? इधर है डिफरेंट डिफरेंट एरा, जैसे कि पैलियोजोइक, मेजोजोइक और सेनोजोइक। यहाँ पे पीरियड है कौन कौन सा, मेजर इवेंट क्या हुआ, है ना, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उस समय एग्जिस्ट करते थे, प्रीडोमिनेंट थे, ये सारा कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। चलो, ऐसा मैं कर देता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ, तो इसको बढ़िया से बकायदा से अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2-3 बार देखना है बस ध्यान से। In order to find out the absolute location of a place on a map, which of the following will be required? Latitude और longitude क्या चाहिए हमें? दोनों चाहिए, latitude और longitude। कैसे करते हैं ध्यान समझो। याद कीजिए, क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा, क्लास 9 और 10th में क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अभी मैंने समझा है कि ये हमारी अर्थ, उसके बाद एक इक्वेटर हो गया, क्या हो गया, इक्वेटर, और ये हो गया प्राइम मेरिडियन। क्या? प्राइम मेरिडियन। अब ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्वियस एक आर्टिफिशियल लाइन है, सॉरी आर्टिफिशियल, हाँ आर्टिफिशियल लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में ऐसा कोई है नहीं। ठीक है, अब मान लो हमें यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के लिए हम क्या करेंगे? हमें दो चीज चाहिए। एक तो ये देखो क्या होता है, लेटीट्यूड होता है, बोलो हाँ ना। ओके, और ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूड होता है। क्लियर है क्या? तो हमें चाहिए लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो लेटीट्यूड का मतलब कितना ऊपर जाए। अगर यहाँ पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले नॉर्थ जाना पड़ेगा। कितना डिग्री जा रहे हो नॉर्थ? मान लेते हैं 30 डिग्री नॉर्थ। तो 30 डिग्री नॉर्थ हो गया, यहाँ पे आप पहुंच गए। ठीक, अब यहाँ से क्या कर रहे हो? आप वेस्ट पे जा रहे हो। क्या? वेस्ट। वेस्ट कैसे पता चला हम वेस्ट जा रहे हैं? देखो, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। ये तो सिंपल चीज आपको मालूम ही होगा ना। वेरी गुड। अब हमें यहाँ पे पहुंचने के लिए पॉइंट पी पे, पॉइंट ए से, होपफुली आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, है ना। पॉइंट पी पे पहुंचने के लिए ए पे पहले क्या करेंगे? पहले हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, कितना? मान लो 30 डिग्री। फिर उसके बाद किधर जाएंगे? ईस्ट या वेस्ट? बोलो जल्दी। लेफ्ट साइड मतलब वेस्ट जाएंगे। मान लो ये 20 डिग्री वेस्ट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 30 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री वेस्ट।
ये हो गया हमारा लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों हमने बताया, बोलो हाँ ना। ये हो गया लेटीट्यूड और ये हो गया लॉन्गिट्यूड। तो हमें दोनों चाहिए किसी भी का लोकेशन बताने के लिए, ठीक। चलो पूरा डिटेल में बता दिया मैंने। देखो यहाँ पे क्या है, ये 0 0 है, मतलब ये हो गया हमारा ओरिजिन, प्राइम मेरिडियन ये हो गया, इक्वेटर ये हो गया, कोई पॉइंट बताना था, इस तरीके से हमने बता दिया। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक इनर प्लेनेट, है ना, एन इनर प्लेनेट। याद कीजिए मैंने समझाया था आपको कि ये हमारा मान लो सन हो गया, हाँ हमारा ही है, समझ रहे हो क्या, हमारा मतलब सबका कलेक्टिव, किसी एक का नहीं। ओके सन हो गया, फिर हम उसके बाद सारे प्लेनेट कैसे याद करवाए थे मैंने, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। देखो यहाँ पे बीच में मैंने खाली जगह छोड़ा, एक खाली जगह किसके लिए है, एस्ट्रॉइड्स के लिए, बोलो है ना। इसके पहले वाले जितने भी प्लेनेट है वो रॉकी प्लेनेट है ना, सॉलिड प्लेनेट है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनर टेरेस्ट्रियल प्लेनेट या इनर प्लेनेट बोलते हैं। वहीं पे बाकी जो प्लेनेट है गैसियस प्लेनेट है, और इनको हम आउटर प्लेनेट या गैसियस प्लेनेट बोलते हैं। बोलो एकदम क्लियर। ओके ये क्या हो गया, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। एकदम क्लियर, गुड। तो आप देखो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, इनर प्लेनेट की बात हो रही थी, यही चारों। प्लेनेट्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ बिल्कुल गलत, प्लेनेट बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोलो एकदम क्लियर, अरे भाई हाँ है ना। ओके नेक्स्ट पे आते हैं, और ये बाकी चीजें हैं, वही सारी चीजें हैं, लेकिन हमने कई बार देख लिया तो इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। द इनर प्लेनेट, अच्छा ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज और भी एकदम क्लियर करते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि जितनी बार पढ़ेंगे जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना बेहतरीन हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा। आई नो लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन होपफुली जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपको 100% हो रही होगी। नेक्स्ट है, इनर प्लेनेट आर क्लोजर टू द सन, कौन कौन से मैंने बता दिया है ना, एंड हैव शॉर्टर ऑर्बिट्स। द आउटर प्लेनेट्स आप वो याद कीजिए किसके, हाँ कौन था, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक वे फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, केपलर का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है एवरेज डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेनेट फ्रॉम सन। जितना ज्यादा दूर उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको रिवॉल्व करने में अराउंड दी सन, जितना पास रहेगा उतना कम टाइम लगेगा। होपफुली ये सारा कुछ आपको एकदम क्लियर होगा, ठीक है। ओके वही वाला ये पॉइंट बोल रहा है। नेक्स्ट, द इनर प्लेनेट आर स्मॉलर और रॉकी, दे आर आल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लेन। ये सारा कुछ तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, है ना, इसलिए आगे बढ़ जाए क्या, अरे भाई बोलो हाँ ना। तो यहाँ पे दिया है कि आउटर प्लेनेट के न्यूमरस मून्स हैं, जैसे जुपिटर के इतने हैं, सैटर्न के इतने, यूरेनस के इतने, नेपच्यून के इतने। क्या करोगे आप, 2 बार पढ़ोगे, कितनी बार, 2 बार, ठीक। जो इन्फॉर्मेशन उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो रहा है, तो उसको अपन क्या कहते हैं कि 2 बार पढ़ो। कितनी बार पढ़ो, 2 बार, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ इज नॉट इंक्लाइन टू इट्स ऑर्बिट, अगर ऑर्बिट पे इंक्लाइन नहीं होगा, जैसे अभी ऑर्बिट पे ऐसे इंक्लाइन है ना, अगर नहीं होगा, मान लो ऐसे होता तो क्या होता, ड्यूरेशन ऑफ ईयर वुड बी लॉन्गर, बिल्कुल नहीं। समर वुड बी वार्मर, एकदम नहीं। देयर वुड बी नो चेंज ऑफ सीजन, बिल्कुल सही बात है, सीजन में कोई चेंज नहीं होता। विंटर वुड बी नो लॉन्गर, नहीं। देयर वुड बी नो चेंज ऑफ द सीजन, सीजन में चेंज क्यों नहीं होता, समझो। ये टिल्ट है, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी का लाइट आता है, बोलो हाँ ना, जिसकी वजह से सीजन चेंज होता है। अभी मैंने समझाया था कि 2 चीजें रिस्पॉन्सिबल है सीजन चेंज के लिए, एक तो एक्सिस का टिल्ट होना और दूसरा रिवॉल्व करना अराउंड द सन। अब वो अगर एक्सिस पे टिल्ट ही नहीं है तो कोई भी चेंज नहीं होगा सीजन में, बोलो एकदम क्लियर, गुड। देखो इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ जो कि परपेंडिकुलर है टू दी its axis was not inclined to its orbit, तो फिर there would be no season. The amount of sunlight each hemisphere receive will be constant throughout the year and there will be no solstice या फिर equinoxes. Okay. Next, which one of the following process is not a part of wave long wave radiation? तो देखो स्कैटरिंग जो है ना एक लाइट का अलग फिनोमिना है जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशन से कनेक्टेड नहीं है। बाकी कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन ये तीनों के तीनों क्या है, फिनोमिना है जिसके थ्रू हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। बट स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है एक अलग फिनोमिना है जो लाइट के साथ होता है। कैसे, समझो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, तो लाइट जो है इनसे स्कैटर्ड करके डिवाइड हो जाता है 7 कलर में। कितना डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो जाता, नहीं, हाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इस फिनोमिना को बोलते हैं, जिसमें जो लोअर वेवलेंथ वाली है, चलो थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। विबग्योर है ना, क्या विबग्योर, तो लाइट जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स पे पड़ती है ना, तो फैल जाती है पूरे स्पेस में। और सबसे ज्यादा कौन फैलेगी, ऑब्वियसली जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो वेवलेंथ क्या होता है, इंक्रीज कर रहा वेवलेंथ, क्या हो रहा, वायलेट का सबसे कम और रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा ना वो सबसे ज्यादा स्केटर्ड करेगी, मतलब फैलेगी। तो इस वजह से जो आसमान है वो नीला नीला है, कैसा दिखता है हमें, ब्लू दिखता है।
वाई स्काई इज ब्लू बिकॉज इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट दी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सारी लाइट का जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है, वो ज्यादा स्कैटर्ड करता है एज कम्पेयर टू रेड, दैट्स वाई हमें आसमान जो है नीला दिखता है। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर। तो स्कैटरिंग को छोड़ के बाकी सबके सब क्या है, वो लॉन्ग वेव रेडिएशन है। ओके, देखो ध्यान से, लॉन्ग वेव रेडिएशन विच रिफर्स टू द इमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, स्कैटरिंग इज नॉट इन्वॉल्व। लॉन्ग वेव रेडिएशन प्राइमरली इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, एक इसका स्पेक्ट्रम होता है जिसमें सारी चीजें होती है, यूवी रेज, इंफ्रारेड, विजिबल रेज, है ना, माइक्रो रेज, सारा रेडियो वेव सारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि दो लोवेस्ट टेम्परेचर इज ऑब्जर्व रिकॉर्डेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना। क्या लोवेस्ट टेम्परेचर किस में होता है, अभी हमने पढ़ा कि मेसोस्फीयर के टॉप लेयर में क्या होता है, लोवेस्ट टेम्परेचर। ऐसा क्यों, एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ, ध्यान दीजिएगा माफ कीजिएगा सॉरी। देखो, ये हो गया अर्थ का सरफेस, अर्थ सरफेस। अब जैसे ही ऊपर जाओगे पहले क्या मिलेगा आपको, ट्रोपोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर ट्रोपो के बाद स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, देन एक्सोस्फीयर। अब टेम्परेचर क्या होता है, इसमें टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ साथ घटता है, इसमें बढ़ता है, फिर इसमें घटता है। अब ये घट रहा तो एल्टीट्यूड के साथ साथ जब टॉप पे जाओगे तो उसमें सबसे ज्यादा घटेगा, मतलब सबसे ज्यादा घटा तो बहुत कम हुआ, तो इसलिए मेसोस्फीयर के टॉप लेयर में जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है। तो मेसोस्फीयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो एकदम क्लियर। भाई स्टार्टिंग में ही देखा था किसी क्वेश्चन में, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। बस ध्यान में रखो कि -90 डिग्री है ना, और अगर फॉरेनहाइट में बात करें तो -130 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाता है। आर फाउंड इन द मेसोस्फीयर, दिस लेयर इज आल्सो नोन फॉर इज यूनिक फिनोमिना, जैसे कि अकरेंस ऑफ नॉक्टिलुसेंट क्लाउड्स। अब क्या करोगे, इस पर्टिकुलर वर्ड को आप गूगल करोगे, एक क्लाउड क्या होते हैं, क्या फीचर्स है, ये देखोगे। बोलो हाँ ना। और मिट्रॉइड्स बर्निंग अप अपॉन एंट्री, ये सारा कुछ फिनोमिना कहाँ होता है, मेसोस्फीयर में होता है। टेम्परेचर डिक्रीज करता है इंक्रीजिंग विद एल्टीट्यूड, हमने देख लिया हर एक लेयर में, ना केवल मेसोस्फीयर में। होपफुली आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, लेकिन उसमें भी कई टाइप के अल्ट्रावायलेट होते हैं, अल्ट्रावायलेट ए, बी, सी, है ना, ये सारा कुछ। तो समझो इन सब ये सारा कुछ कैटेगरी जो है अल्ट्रावायलेट ए, बी, सी किसके बेसिस पे है, ऑब्वियसली वेवलेंथ के बेसिस पे। तो लेमडा अगर 290 नैनोमीटर से कम हुआ, क्या हुआ, लेस हुआ, तो उन सबको ये ब्लॉक कर देता है, जो कि अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो लेमडा जितना कम होगा फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी ज्यादा होगी, और लेमडा जितना ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कम है इसका मतलब, अच्छा ये नहीं समझ आया, फिर ओके समझा देता हूँ, ध्यान समझिएगा। पहले तो ये समझो कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो ब्लॉक हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है किसमें, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में है। ऐसा क्यों होता है, मैंने समझाया आपको कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत टाइप की होती है, जैसे टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। अब एक टाइप कैटेगरी किसके बेसिस पे है, वेवलेंथ के बेसिस पे। तो अगर लेमडा की वैल्यू 290 से कम है, जो कि जनरली होती है बी की सी की, अभी बताता हूँ सबका वेवलेंथ कितना कितना होता है, तो उसको ये ब्लॉक कर देती है। तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा अल्ट्रावायलेट बी और सी। सी तो है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन ओनली। ओके ओके, अब ध्यान से समझो, ये है पूरा का पूरा 290 नैनोमीटर से अगर कम हुआ तो उनको ब्लॉक कर देते। ब्लॉक ऑलमोस्ट ऑल सोलर रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लेस देन इतना, विच इंक्लूड यूवीसी, है ना, और यूवीबी। अब ध्यान से समझो मैं क्या समझा रहा था आपको। देखो एक फॉर्मूला होता है E=H न्यू, और एच न्यू होता है एस सी बाई लेमडा। अच्छा ये ज्यादा हो रहा, कोई बात नहीं, मारो बोले इसको, रहने दो, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा मैं अभी, जियोग्राफी पढ़ा रहा, जियोग्राफी पे फोकस करो। बस इतना समझो कि जो वेव स्पीड क्या होती है, चलो एकदम सिंपल, एकदम लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ। बोलूंगा मैं, पूछूंगा स्पीड क्या होती है, कहोगे सर स्पीड होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। डिस्टेंस क्या हुआ, अगर एक साइकिल चलते हो तो उसी डिस्टेंस को लेमडा वेवलेंथ बोलते हैं। बोलो हाँ ना। टू कंप्लीट वन साइकिल, जो डिस्टेंस चलता है पार्टिकल वेव का, उसको उसका वेवलेंथ बोलते हैं। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, आगे फिर से समझाऊंगा। टाइम पीरियड टी हो गया। अब 1/t, 1 टाइम पीरियड को ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी हो गया लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से न्यू और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन कैसा आया, इनवर्सली। इसका मतलब हुआ कि लेमडा ज्यादा होगा, क्या, अगर लेमडा ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है क्या। अब और अगर लेमडा कम होगा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यूवी रेज जो ए टाइप का है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी लेमडा क्या होता है, मोर देन 290 होता है। अभी देखो ऊपर होगा
नहीं है, नीचे होगा। फिर ये देखो, अल्ट्रावायलेट ए का जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है 315 से 400, मतलब कि वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। और जो जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी वो उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहेगा। तो यूवी रेज जो बैक्टीरिया को किल करता है, ऐसा क्यों मालूम है? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। किसके लिए? प्लांट्स के लिए, ह्यूमन्स के लिए, इन सब के लिए। तो अल्ट्रावायलेट ए बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्या? बोलोगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी कम हुआ। होपफुली आपको सारा कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अगर नहीं भी होगा तो फिकर नॉट, क्यों? क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में वो मैं क्लियर कर दूंगा, प्लस आप पूछ भी सकते हो तो वहां पे भी क्लियर कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयन? देखो ध्यान से, फिर से रिवाइज करते हैं। अर्थ का सरफेस, फिर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर धीरे धीरे वैक्यूम स्पेस के साथ मिल जाता है, धीरे धीरे थिन होते होते एब्रप्टली नहीं होता, आपको मालूम है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ, घट रहा, फिर स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ रहा, फिर मेजोस्फियर में घट रहा, फिर स्ट्रेटोस्फियर थर्मोस्फियर में बढ़ रहा। अब यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना कि यहाँ पे जो भी पार्टिकल होते हैं सब के सब क्या होते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज का मतलब आयन फॉर्म में रहते हैं। जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो जो पार्टिकल है वो आयंस के फॉर्म में रहते हैं, जिसको आयनाइजेशन बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर रहेगा? तो ये कहाँ पे हो रहा है? ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर में हो रहा। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यहाँ पे बोल रहा है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयन मिलते हैं कहाँ? थर्मोस्फियर में। बोलो एकदम क्लियर, गुड। तो द हॉटेस्ट लेयर ऑफ थर्मो एटमोस्फियर है और वहां पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयन मिलते हैं। द आयन इन द थर्मोस्फियर आर द फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन विद द एटम्स एंड मॉलिक्यूल इन द एटमोस्फियर। ओके, अब देखो, मैंने कहा था ना कि आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, ए लिस्ट रहा, अच्छे से इसको नोट डाउन करो अपनी कॉपी में। क्या? इधर लेयर है, एल्टीट्यूड कितना डिस्टेंस तक है, टेम्परेचर कितना होता है, कैरेक्टरिस्टिक। देखो ध्यान से, ट्रोपोस्फियर 0 से 12 किलोमीटर लगभग होता है। अच्छा, ये नहीं कि 12 बोल दिया तो एग्जैक्ट 12 नहीं, लगभग, है ना, अप्रोक्सीमेट है। टेम्परेचर होता है -15 डिग्री सेल्सियस से लेकर -56 तक। डेंसेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, मोस्ट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर जो है कंटेन करता है। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो 12 से 50 किलोमीटर तक है। -56 से लेकर 0 डिग्री तक है। ओजोन लेयर मिलता है लोकेटेड इन दिस लेयर। मेजोस्फीयर की बात किया जाए तो 50 से 85, -56 से लेकर -89। देखो -89 लोवेस्ट हो गया, अब इससे ज्यादा ही होगा हर जगह। कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। फिर थर्मोस्फीयर की बात करें तो -89 से 1500 डिग्री सेल्सियस। देखो 1500 डिग्री सेल्सियस, देख रहे हो कितना ज्यादा टेम्परेचर। और ये कब से कब तक है? 85 से लेकर 600, जो कि आयोनो, इसको आयनोस्फीयर भी बोलते हैं, मतलब आयनोस्फीयर लोकेटेड इन दिस लेयर। और फिर एक्सोस्फीयर की बात करें, आप स्पेस में पहुंच के बहुत ज्यादा हाइट पे, 600 किलोमीटर से ज्यादा, 1500 से लेकर 10,000 तक टेम्परेचर रहता है। वेरी थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, नो डेफिनेट अपर लेयर। वेरी थिन लेयर बोला, इसलिए यहाँ पे आयंस मिलना बहुत ही मुश्किल है ना। ऑब्वियस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते, होते हैं लेकिन बहुत ही कम होते हैं। ठीक है क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द सोलर सिस्टम आर करेक्ट? Venus and Uranus rotate opposite to the डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। बिल्कुल फैक्चुअली ये क्वेश्चन करेक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, बस ऑब्वियस है, नॉलेज बेस है कि फैक्चुअली करेक्ट है, दैट्स वाई, कोई लॉजिक नहीं। वीनस इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ। आपको पता है, माई वेरी एफिशिएंट मदर, है ना, जस्ट सर्व्ड जस्ट जे सर्व्ड अस नट्स। तो बताओ, अर्थ के सबसे पास कौन सा है? वीनस ही दिख रहा है, बोलो आपको। तो वीनस जो है, बिल्कुल सही बात है कि नियरेस्ट प्लेनेट है अर्थ के, तो पहला दूसरा दोनों सही, ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। देखो ध्यान से, नॉर्मल सी चीज है। आगे बढ़ जाते हैं। अब यूरेनस के बारे में बात कर लेते हैं। ऑर्बिटल पीरियड 84 ईयर का होता है। वाइज डिस्कवर बाय, इतना इतना ध्यान नहीं रखना है, क्यों? क्योंकि याद ही नहीं होगा। ओके एवरीबॉडी, तो मुझे मालूम है कि 44 मिनट होने वाले हैं, 44 मिनट, तो लेक्चर जो है बहुत लंबा हो गया, आई नो, लेकिन होपफुली आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इतना सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने में ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है, और दो चार इमेजेस भी आपको दिखाई मार्सुपियल्स एंड ऑल का, तो होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर होगा। जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है आपके लिए, तो आज के लिए हाँ, शेरो शायरी पोयम पोयम भी रहती है, डोंट वरी, आगे आने वाले लेक्चर में आपको मिलेगा देखने सुनने को। तो पहले आज तो 2 लाइन पढ़ो। कोट है बेहतरीन, क्या कि डूइंग द बेस्ट एट दिस मोमेंट पुट्स यू इन द बेस्ट प्लेस फॉर द नेक्स्ट मोमेंट। तो कभी कभार ऐसा होता है ना, हम सोचते रहते हैं यार टाइम अच्छा नहीं चल रहा है ना, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम हमेशा क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, या फिर पास्ट में लटके रहते हैं, यार अगर वो अच्छे ऐसा करता तो अच्छा होता, उस टाइम पे पढ़ाई कर लेते तो सिलेक्शन हो जाता। इन सब फालतू चीजों में हम इतना अपना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं कि हम आज के मोमेंट पे वेस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा अगला मोमेंट वेस्ट नहीं होता। समझ रहे हो क्या?
तो इसलिए इसी के रिगार्डिंग एक कोट है कि अगर आप इस मोमेंट पे बेस्ट दोगे ना, तो जो अगला मोमेंट आने वाला है आपका वो बेस्ट होगा आपके लिए। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।